कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन के नापने की इकाई क्या है, यानी ओजोन जो होता है उसका ओजोन लेयर, उसका हम कह सकते हैं कि कि ओजोन के नापने की इकाई क्या है, यानी ओजोन को हम किस में मेजर करते हैं उनकी यूनिट क्या है। तो जो ओजोन होता है उसकी यूनिट होती है डाप्सन। क्या बोलते हैं उसको? डाप्सन। ठीक है, ओजोन के नापने की इकाई क्या है? डाप्सन। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारा ओजोन परत है वो कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत जो हमारी पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, यानी इसको स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा राइट क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा समताप मंडल। आपको पता है कि ओजोन परत क्या है? ओजोन परत बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि सूर्य से केवल अच्छी ऊर्जा ही नहीं मिलती है, हमें वहाँ से कुछ ऐसी किरणें, ऐसी ऊर्जा भी मिलती है जो हमारे शरीर के लिए, जो हमारे बॉडी के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। तो वो जो हार्मफुल होती है यानी जो पराबैंगनी किरणें होती है, उन किरणों को ये क्या करती है? ओजोन परत रोकती है। और यही ओजोन परत जो है वो कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। और ये ओजोन परत जो है वो उसकी जो मोटाई होती है, अभी हमने पढ़ के आया कि उसको किसमें मापते हैं? डाप्सन में मापते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये इतने बात समझ में आया होगा और आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये कितना अच्छे और बिल्कुल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत की सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला मिट्टी कौन सी है, यानी भारत में सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो हमारा भारत है उसमें सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अब ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? देखिए जलोढ़ मिट्टी हम कह सकते हैं ना कि हमारे भारत में एक ऐसी मिट्टी, जैसे बहुत सारी, आपको पता है ना कि जो हमारा फॉरेस्ट हेड है वहाँ से डिक्लेयर किया गया है कि हमारे पूरे भारत में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उसमें से सबसे प्रमुख मिट्टी जो होती है सबको कैटेगराइज किया गया। तो टोटल 8 प्रकार की मिट्टी होती है, जैसे आपका काली मिट्टी हो गया, क्ले हो गया, ये जलोढ़ मिट्टी हो गया, और भी सारी मिट्टी होती है। लेकिन वो सारे जितनी भी अलग अलग तरह की मिट्टियाँ होती हैं वो एक प्रॉपर जगह पे पाई जाती है। जैसे कि आप कह सकते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होता है वो कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो हमारी काली मिट्टी होती है वो प्रॉपर महाराष्ट्र वगैरह में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो भारत के लगभग बहुत ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। तो परसेंटेज वाइज जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत के मैक्सिमम जगह पर पाया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि भारत के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या है यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट फिर से देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टिक इसको लगा दिया है, तो आप इसको आई होप ऐसे नोट भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए पादपों से जीवों में कितना ऊर्जा पहुँचती है। देखिए बहुत सारे इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन है, मतलब आप पढ़ेंगे तो जैसा लगेगा कि हाँ एक ही टाइप के इसमें क्वेश्चन नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इन्वायरमेंटल में सब आजकल यही आ रहा है जिससे हम जूझ रहे हैं, जिससे हमारी पृथ्वी, जिससे हमारा इन्वायरमेंटल जूझ रहा है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखिए पादपों से जीवों में कितना ऊर्जा पहुंचती है, तो बिल्कुल इसको देखते चलिए। 10%। कितना परसेंट जाता है पादपों से जीवों में? कितनी ऊर्जा जाती है, यानी पादपों से कह सकते हैं, यानी हम पढ़े थे ना अभी, जो हमारा इकोसिस्टम होता है या कोई भी हमारा एक जहाँ पर्यावरण प्रेजेंट होता है वहाँ हमेशा क्या होता है? एक प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर जिसको हम क्या बोलते हैं? उत्पादक। ठीक है, प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक के बाद क्या होते हैं? प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद कह सकते हैं क्या होते हैं? द्वितीयक होते हैं। द्वितीयक के बाद क्या होते हैं? तृतीयक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए सेकंड या ऐसे लिख देते हैं द्वितीयक। द्वितीयक होते हैं। द्वितीयक के बाद क्या होते हैं? तृतीयक होते हैं। और उसके बाद लास्ट में भी हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि वो अपघटक होता है। तो यही प्रोड्यूसर, मतलब इनका ऊर्जा आपको पता है कि ये इनको खाते हैं, ये इनको खाते हैं और ये इनको खाते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से कड़ी बनाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या? खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं इनको? खाद्य श्रृंखला। क्योंकि इनका भोजन जो होता है इन्हीं सबसे डिपोर्टे वो कह सकते हैं कि ये
उसमें आते हैं एक दूसरे, जैसे मान लीजिए हम लोग आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। मनुष्य किस में आता है? द्वितीयक उपभोक्ता में। तो जो मनुष्य होता है वो प्राथमिक, ठीक है, जो हम कह सकते हैं प्राथमिक को भी खाता है, और प्रोड्यूसर जो प्लांट हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, हम यहाँ से भी खाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अगर इनके पास 100% कह सकते हैं ऊर्जा है, ठीक है, अगर 100% इनकी एनर्जी है, तो ये प्रोड्यूसर को अगर प्राथमिक खाते हैं तो इनके अंदर जो खाएंगे ना, तो इनसे जो ऊर्जा इनको मिल के आएगी, केवल और केवल कितना मिलेगा? 10% ही मिलेगा। फिर इनको जब हम लोग खाएंगे द्वितीयक उपभोक्ता, तो इनको भी 10% मिलेगा। फिर तृतीयक खाएंगे, उनको भी क्या, कितना ऊर्जा मिलेगा, कितनी एनर्जी मिलेगी? 10% ही कह सकते हैं एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह जो हमारा जीव में कह सकते हैं ना, जो ऊर्जा होता है कड़ी कड़ी चलता है, वो केवल कितना जाता है? 10% ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो क्या होती है? अधिक होती है, ठीक है। जो किस रंग में, आपको पता है कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण, डेट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। जब तक फोटोसिंथेसिस यानी उनको सूर्य की ऊर्जा नहीं मिलेगी, वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं जो लाल रंग होते हैं ना, लाल रंग की उपस्थिति में इनका जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो बहुत ही क्या होता है? फास्टली होता है, ठीक है। ये फास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन में टिक लगा दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो एकदम इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारा राष्ट्रीय अनुसंधान देखिए कहाँ है? नागपुर में। कहाँ पाया जाता है? नागपुर में पाया जाता है। उसी तरह जो हमारा गंगा नदी है उसको क्या घोषित किया गया है? क्या वो राज्य नदी है, क्या वो देश की नदी है, क्या वो पवित्र नदी है, या फिर क्या वो राष्ट्रीय नदी है? तो बिल्कुल हम जानते हैं इस समय गंगा की बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, सफाई को लेकर, हर चीज़ को लेकर कि कैसे गंगा पहले से इतनी पोल्यूटेड हो गई। तो उससे रिलेटेड अब चाहे तो इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। ये हमारा हो गया नहीं, गंगा को क्या किया गया है? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। कौन सी नदी? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है। हम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब हम फोटोकॉपी कराते हैं तो वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है वहाँ से? तो जो फोटोकॉपी होती है वहाँ से निकलती है ओजोन। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है, और इसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? तो ऑक्सीजन के इसमें 3 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। अब आगे मिनीमाता बीमारी किसके कारण होता है? मिनीमाता बीमारी आपको पता है, ये जापान में एक जगह है मिनीमाता, वहाँ पे एक बीमारी हुई थी जिससे लगभग जापान में बहुत काफ़ी लोगों को उसने इफ़ेक्ट किया था, प्रभावित किया था। तो जापान में ही एक जगह है जिसका नाम है मिनीमाता। और क्यों ये रोग हुआ? क्योंकि वहाँ के आसपास रहने में जो लोग जहाँ रहते थे वहाँ के पानी में बहुत ज़्यादा पारा, जिसको हम क्या बोलते हैं? Hg। इसका हम सिंबल अगर देखें तो इसको क्या बोलते हैं? Hg बोलते हैं, ठीक है। मरकरी बोलते हैं, Hg बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको पारा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं मिनीमाता बीमारी किसके कारण होती है? तो होता है पारा के कारण, ठीक है। याद हो जाएगा, माता ऐसे पारा करके याद कर लीजिएगा, आ दोनों मात्रा ऐसे ही। तो आप देख के उसको क्या कर सकते हैं? बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में भी हमारा कुछ ऐसा ही है, टिक लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत पास है, ठीक है। अब देखिए अनवीनीकरण स्रोत क्या है, या कह सकते हैं अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? अगर क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे आ सकता है कि अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो जो अनवीनीकरण ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है? पेट्रोलियम, कोयला, लोहा, सोना, सभी। यानी देखिए अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत वो होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? दोबारा हमको एक बार खत्म हो जाए तो उसको हम दोबारा इतनी जल्दी नहीं बना सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो पेट्रोलियम होता है, जो कोयला होता है, जो लोहा होता है, जो सोना होता है, ये सारे एक दिन में नहीं बनते हैं। ये सारे खनिज होते हैं और ये बहुत ज़्यादा दिन तक पृथ्वी के अंदर जब दबे रहते हैं, बहुत टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, इनको कम से कम लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। इनकी खदान जहाँ होती है, ठीक है, अगर उस खदान को हम ही बहुत सारा यूज कर लेंगे तो आने वाले पीढ़ी के लिए ये नहीं बचेगा। इसीलिए इसको बोला जाता है अनवीनीकरण ऊर्जा। मतलब हम इनको एक बार खत्म कर दिए तो दोबारा बहुत आसानी से, बहुत जल्दी नहीं बना सकते, ठीक है। ये हमारा हो गया अनवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत। इसमें सभी हो जाएंगे, पेट्रोलियम भी, कोयला भी, लोहा भी और सोना भी। एक बार बन गया तो दोबारा इसको बनने में क्या होगा? बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट इसका अपोजिट ही क्वेश्चन है, ठीक है, कि नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? ठीक है, नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत इट मीन्स कि एक ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसको हम बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं,
जब तक जितनी बार चाहें उतनी बार वापस इसको ले सकते हैं, और जितना भी हम खर्च कर ले ये हमारा कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो हमारा वन जो होता है वो भी इसी में आ जा सकता है, ठीक है। यानी जो सूर्य ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा होता है, सभी, यानी जब तक हमारे पास सूर्य है ये इनके स्रोत रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा सारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो गया, सभी हो गया, ठीक है। आई होप ये अगर टिक लगा है तो ये क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए, और फिर ये वापस कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे क्या है वो स्किप ना हो, छूटे ना, मतलब हो जाए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक क्या होते हैं, तो आपको पता है कि आपका जो कह सकते हैं जो पर्यावरण आपका ये पेपर है उसमें दिया हुआ है कि जैविक घटक क्या होता है, अजैविक घटक क्या होता है, ठीक है। तो जो अजैविक देखने से ही लग रहा है अजैविक, जिसमें क्या हो, कह सकते हैं लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें जीवन ना हो, वही क्या होगा, अजैविक। जैविक मतलब क्या, उसे लगा दीजिए जैविक मतलब जिसमें जान हो, अजैविक मतलब जिसमें जान ना हो, ठीक है। तो ये हो गया अजैविक। अजैविक क्या होते हैं, मिट्टी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, ये सभी हमारा क्या है, ये सभी हमारे अजैविक घटक है। कैसे घटक है, अजैविक घटक, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के कह सकते हैं उसमें लिविंग थिंग्स नहीं होता है, जान नहीं होता है, वो चल फिर नहीं सकते, तो ये होते हैं अजैविक घटक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, इसी का उल्टा, मतलब हम बोल सकते हैं यही कि हमारा जैविक घटक क्या होता है, ठीक है। हमारा जैविक निम्न में से कौन सा है, तो जैविक निम्न में से कौन सा है, तो हमारा ये तापमान हो गया, जलवायु हो गया, जीवाश्म हो गया। देखिए इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें कौन सा जैविक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म, ठीक है। जीवाश्म इसका हो जाएगा आंसर, कि जो जैविक होते हैं वो कौन से होते हैं, जीवाश्म होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा हो गया वैश्विक तापन के कारण, ठीक है, कौन है। वैश्विक तापन मतलब अभी मैं पीछे आपको बताई हूँ ना, बहुत अच्छे से समझाई थी कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो हमारा पृथ्वी है उसका तापमान, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ रहा है। और किसकी वजह से बढ़ रहा है, कि बहुत सारे पोल्यूशन हो रहे हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हमारी जो पृथ्वी है उसमें कह सकते हैं जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। और ये हमारे लिए खतरनाक है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो हमारे अर्थ के लिए क्या है, प्लांट के लिए, सारे इन सब कह सकते हैं कीड़े मकोड़े, हमारे लिए ये क्या करेगा, बिल्कुल सही नहीं है। तो ये औद्योगिक, आपको पता है कि जो औद्योगिक कल कारखाने होते हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, CO2 गैस निकलता है। फिर वनों का विनाश, अगर वन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन सीधे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है, वो होता है हमें पेड़ पौधे से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन। आप पढ़े हैं ना फोटोसिंथेसिस में, CO2 लेकर और वाटर लेके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, और O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस को ये हमें देता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस तो आप पढ़े ही होंगे इन्वायरमेंटल में, ठीक है। ये हो गया जीवाश्म ईंधन, यानी जीवाश्म ईंधन ये भी हमारे क्या है, वैश्विक तापन को बढ़ाते हैं। यानी ये तीनों, औद्योगिक भी, यानी औद्योगिक से निकले वाले जितने भी गैस हैं वो वनों का विनाश कर दे, वनों को खत्म कर दे, उससे जीवाश्म ईंधन, यानी ये सभी से हमारा ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करके पूछ दिया, घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि भूमंडलीय तापन यानी वही जो हमारा भूमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या है, क्या CO2 की कमी है, ठीक है, वनों में वृद्धि है, या CO2 की वृद्धि है, ठीक है। तो CO2 की कमी, अरे ये CO2 की कमी होगा तो वो तो हमारा ठीक है, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब CO2 की कमी होगा यानी हमारा टेम्परेचर गर्म ही नहीं होगा, क्योंकि CO2 कम हो रहा है। वनों में वृद्धि, वनों में वृद्धि मतलब क्या है, यहाँ तो ऑक्सीजन बढ़ रही है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ ऑक्सीजन बढ़ रही है, तो ये तो और अच्छी बात है। वैसे ही हमारी पृथ्वी क्या होगी, बिल्कुल उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए CO2 की कमी कर देंगे, जब CO2 की कमी कर देंगे, ठीक है, CO2 की कमी कर देंगे तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। यहाँ पे देखिए CO2 की कमी हो रही है तो ये भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि CO2 की वजह से ही भूमंडलीय तापन यानी जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। तो ये भी सही बात है, कंफ्यूज मत होइए, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन डाला है। CO2 की कमी, इट मीन्स की CO2 की कमी है तो ठीक है, ये हमारे अर्थ के लिए अच्छा है। वनों में वृद्धि, ये तो ऐसे भी देखने से ही लग रहा है अच्छा है, लेकिन CO2 की वृद्धि ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा क्या है, राइट आंसर। अगर CO2 की ही वृद्धि हो जाएगी इट मीन्स कि हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा, और वो जब बढ़ेगा यानी हमारा अर्थ क्या होगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट एकदम बचा हुआ है, ठीक है, लास्ट हम देख लेते हैं कि इसमें
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बिल्कुल आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सेलेक्टेड, और बिल्कुल आपका कह सकते हैं ऑथेंटिक इसका आंसर होगा। और एकदम आपका जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सारे तैयार किए गए हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप खुद देख सकते हैं कि मैं थोड़ा भी इसमें टाइम आपका नहीं ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों से गुजर जाए, वो प्रैक्टिस हो जाए। जितने एक बार, दो बार, तीन बार आप देखे रहेंगे तो वहाँ पे जैसे ही ऑप्शन आएगा वहाँ आपको सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? अगला क्वेश्चन हमारा हो गया, सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। अभी हमने बताया था कि जो कोई पूछे मिट्टी कितने प्रकार की होती है, पेपर में आए तो आप कह दीजिएगा मिट्टी का जो काइंड्स होता है, जो प्रकार होते हैं, टोटल 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा सर्वाधिक जल धारण यानी एक क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, ट्विस्ट करके पूछा है कि किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। यानी इन तीनों मिट्टी में अगर पानी डाल दिया जाए तो कौन मिट्टी जो है वो ज़्यादा देर तक क्या रहेगी, गीली रहेगी। तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा मटियार मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मटियार मिट्टी। मटियार मिट्टी मतलब कह सकते हैं, मटियार मतलब क्ले, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्ले। आप देखेंगे क्ले से हम कुछ भी उसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं। उसको आप मिट्टी को लीजिए, बहुत देर तक उसमें नमी बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं जो मटियार मिट्टी होती है, जो क्ले होता है, उसमें जल धारण करने की क्या होती है, जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कह सकते हैं कि इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। जितना भी ये क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार हर बार इन्वायरमेंटल एजुकेशन में पूछता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आपको पता है क्या रॉबर्ट्स ने किया था, क्या रिचर्ड ने किया था, या फिर एजी टेंसले। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, या फिर हो जाएगा इसका क्या राइट आंसर। तो हमें पता ही है क्या हो जाएगा, एजी टांसले, क्योंकि हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं क्योंकि आप ये सारे चैप्टर पहले से क्या है पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या आ गया, देखिए अभी तक हम क्या पढ़े थे, अभी हम पढ़े हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंफ्यूज मत हो जाए, इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग क्या माउंट ने किया था, क्या फ्रायड ने किया था, या फिर रिचर्ड हैकल ने किया था। तो इस समय क्या हो जाएगा, इसका हम कह सकते हैं रिचर्ड हैकल। रिचर्ड हैकल नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इकोलॉजी शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है। यानी सबसे पहले उस शब्द को दिया था इकोलॉजी, ठीक है। और पारिस्थितिकी तंत्र पूछे तो एजी टांसले, ठीक है। ये हो गया हमारा एजी टांसले। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अजीवी एवं, ठीक है, अजीवी एवं जीवी घटकों में कौन संबंध स्थापित करता है, ठीक है। अगर हमारे इन्वायरमेंट में आपको पता है कि सभी तरह के वहाँ प्रेजेंट होते हैं, इकोसिस्टम कहाँ किसे कहा जाता है, अभी थोड़ी ना कि कोई अकेले वहाँ पर सिस्टम। सिस्टम मतलब समझते हैं, तंत्र। और सिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ कोई एक लोग ना रहते हो, बहुत सारे लोग रह के एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम। और यहाँ पे इको सिस्टम मतलब यहाँ पे बहुत सारे जैवी अजैवी सब मिलकर रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अजीवी एवं जैविक घटकों में कौन संबंध स्थापित करता है। तो ये हमारा हो जाएगा अपघटक। क्या हो जाएगा, अपघटक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसमें भी टिक लगा हुआ है, ठीक है। खाद्य जो हमारा खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला में ये भी, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। खाद्य जो हमारा श्रृंखला होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है। तो खाद्य श्रृंखला में हमेशा ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा होता है, क्या ना ही वो बहुदिशा होता है। बहु मतलब क्या है, बहुत सारे दिशा में भी नहीं होता है। दोनों दिशा, द्विदिशा मतलब क्या होता है, दो दिशाओं में। तो दो दिशाओं में भी नहीं होता है। हमेशा खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो क्या होता है, एक दिशा में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत कौन है। तो हमें पता है क्या है, सूर्य है, क्योंकि सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा कह सकते हैं सर्वदाता है, यही हमें ऊर्जा देता है। और ये आपको पता है कि सूर्य हमारे अर्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट, अगर सूर्य ना रहे, उससे हमें ऊर्जा ना मिले
तो हमारा सबसे पहले तो जो हम टोटली, क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, आप सोचते हैं हम किचन में स्वयं बना के खाते हैं, नहीं। अगर आपके पास दाल ना रहे, आपके पास कोई सब्जी ना रहे, तो क्या आप खाना बनाएंगे? नहीं। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है, ठीक है। और अगर हमारे पास मिल्क ना रहे तो ये भी हमें किससे मिल रहा है? एनिमल से मिल रहा है। और उन सबों का कह सकते हैं सीधा कनेक्शन, उनका ही खाना किस पे डिपेंड है? पूरे की पूरे सूर्य पे डिपेंड है, यानी सूर्य के से प्राप्त जो ऊर्जा है उस पे डिपेंड है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिस पे आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो लेके आऊँ और आपका तैयारी अच्छा हो, मजबूत हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आप किस पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू सो मच।